नमस्ते, मैं श्रीमती सुमन शर्मा, हिंदी अध्यापिका आपके साथ उपस्थित हूँ। आज दिनांक 16 अप्रैल 2020 और दिन वीरवार और 12वीं कक्षा के लिए आज का हमारा विषय है गीत गाने दो मुझे, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये आपके अंतरा पाठ्य पुस्तक की कविता है बेटा, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला जी का परिचय देख लेते हैं। इससे पहले भी हमने इनकी एक कविता पढ़ी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की सरोस्मृति। उसी से आगे कंटिन्यू एक और कविता, इनकी छोटी सी कविता है, गीत गाने दो मुझे। तो पहले निराला जी का परिचय देख लेते हैं। ये हिंदी कविता की छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये चारों ही छायावाद के माने जाते हैं। काव्य परिचय देख लेते हैं। इस कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बताया है के बारे में बताया कि उनका संपूर्ण जीवन जो है वो संघर्ष में ही बीता। जीवन के अंतिम क्षणों में है वो और बहुत थक चुके हैं हम। वो क्या कह रहे हैं कि अब मैं बहुत थक चुका हूँ, जीवन से हार मान चुका हूँ। अब जब वो थक चुके हैं, हार मान चुके हैं, जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो वो खुद को सेल्फ मोटिवेट करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? सेल्फ मोटिवेट करना चाह रहे हैं। तो वो एक गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से अपने में जोश और उत्साह भरने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं गीत गाकर अपने दुख को, अपनी वेदना को कम करना चाह रहा हूँ। तो यही सब इस कविता में बताया है निराला जी ने। संघर्ष करते करते जब वो थक गए हैं तो किस तरह से स्वयं को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं गीत गाकर, और साथ ही साथ युवा पीढ़ी को जागरूक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। पहला पद देख लेते हैं। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। और कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। इस पंक्ति में वो क्या कह रहे हैं? सबसे पहले बेटा, जब आप व्याख्या लिखते हो, किसी पद की व्याख्या समझते हो या लिखते हो, तो सबसे पहले आपको उसका संदर्भ पता होना चाहिए। संदर्भ क्या बनेगा? संदर्भ के अंदर बेटा आप लिखते हो पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और उसके कवि और लेखक का नाम जो भी है। अगर कविता है तो कवि का नाम, कहानी है तो लेखक का नाम। तो ये कविता है, तो इसका संदर्भ कुछ इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के गीत गाने दो मुझे कविता से ली गई हैं। इनके रचयिता सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ये संदर्भ होगा बेटा, और ये 1 नंबर का आता है। पूरी व्याख्या 8 नंबर की आएगी, जिसमें से डिवाइड करेंगे मार्क्स। 1 नंबर का संदर्भ, 1 नंबर का प्रसंग। प्रसंग में आप लिखोगे पंक्तियों में क्या चर्चा की गई है। प्रसंग इसका कुछ इस प्रकार से होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जीवन के अंतिम क्षणों में, जब वो हार मान चुके हैं, थक चुके हैं संघर्ष करके, तब वो गीत गाकर लोगों से अपना दुख और वेदना शेयर करना चाह रहे हैं, बांटना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं और युवा पीढ़ी को जागरूक भी कर रहे हैं। तो इसकी व्याख्या कुछ ऐसे होगी कि गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। निराला जी कह रहे हैं कि मैं अब बहुत थक चुका हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैं अपने दुख को, वेदना को, कष्ट को कुछ कम करना चाह रहा हूँ, रोकना चाह रहा हूँ, और उसका मुझे सिर्फ एक ही माध्यम दिख रहा है कि मैं गीत गाऊं, कविता के माध्यम से लोगों को अपना दुख बताऊं, जिससे वो कुछ कम हो। और चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। जो बड़े से बड़े तीस मार खाते, जो बहुत अपने आप को जोशीले, बहुत हिम्मत वाले समझ रहे थे, उनके भी, वो भी रास्ते में चोट खाकर, मतलब हार मानकर अब थक चुके हैं। होश के भी होश छूटे, मतलब ताकतवर से ताकतवर लोग, जोशीले से जोशीला व्यक्ति भी थक गया है, हार मानने लगा है। अब ऐसा क्यों हुआ है? वो स्वयं का ही उदाहरण दे रहे हैं कि सारे जीवन मैंने संघर्ष करे, बट अब मैं हिम्मत हार चुका हूँ। क्यों?
क्योंकि उनके साथ लोगों ने धोखा भी किया था। हाथ जो पाथे थे, पाथे मतलब होता है बेटा संबल या सहारा, जिनके ऊपर उनको विश्वास था कि ये मुसीबत के समय मेरे काम आएंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरा सहारा बनेंगे, उन्होंने ही उनको लूट लिया, उन्होंने ही उनको धोखा दिया। ठग ठाकुरों, यहाँ देखिएगा बेटा ठग ठाकुरों में ठ की, ये ठ की आवृत्ति से यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार है। ठग ठाकुरों ने रात लूटे, रात लूटे मतलब ऊपर से तो वो दिखा रहे हैं कि हम तुम्हारे हितैषी हैं, अच्छे हैं, लेकिन नीचे नीचे उनकी काट कर रहे हैं, उनको हानि पहुंचा रहे हैं। और कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। कंठ मतलब होता है बेटा गला, रुकता जा रहा मतलब रूंधता जा रहा है, अब उनसे बोला नहीं जा रहा। आ रहा है काल देखो, देखो मेरा अंतिम समय निकट आ रहा है और अब मेरा गला गाते गाते रुक गया है, अब मेरे से गाया भी नहीं जा रहा। भर गया है जहर से, आगे क्या कह रहे हैं? भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर। इसमें क्या कहें कि भर गया है जहर, पूरा संसार जो वो जहर से, जहर कौन सा? ईर्ष्या रूपी जहर। कौन सा जहर? ईर्ष्या रूपी जहर है। संपूर्ण संसार जहर खा के हार चुका है, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण समाज हार मान चुका है। देखते हैं लोग लोगों को, लोग एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं मानो जानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि सभी स्वार्थी हो गए हैं, ईर्ष्या का, द्वेष का भाव आ गया लोगों में, तो एक दूसरे को ऐसे अनजानों की तरह देख रहे हैं जैसे जानते ही नहीं है किसी को। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे से ईर्ष्या और द्वेष की भावना रख रहे हैं। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर, और बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। आगे निराला जी क्या कह रहे हैं? ऐसा लग रहा है, अभी पहले पद में उन्होंने बताया कि वो संघर्ष करके हार चुके हैं, अंतिम समय निकट आ रहा है, और गीत के माध्यम से वो अपनी वेदना लोगों को बताना चाहते हैं, दर्द बांटना चाहते हैं। अब इसमें उन्होंने कहा है कि युवा पीढ़ी को संबोधित कर रहे हैं, समाज के लोगों को भी संबोधित कर रहे हैं कि सब इस समाज में जो है, पृथ्वी पर सब एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष का भाव रख रहे हैं, एक दूसरे के सुख से ही दुखी हैं, स्वार्थी हो गए हैं, एक दूसरे को ऐसे अनजानों की तरह देख रहे हैं जैसे जानते नहीं है। ऐसे में जब सब स्वार्थी हो गए हैं, ईर्ष्या द्वेष का माहौल है, तो ऐसे में क्या होगा? प्रथा मतलब होता है पृथ्वी, धरती, धरती पे से मानो अपनापन और भाईचारा बिल्कुल समाप्त हो गया है। युवा पीढ़ी मानो अपने कर्तव्य से दूर होती जा रही है। तो बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। तो ऐसे में क्या कह रहे हैं कि अब जबकि पृथ्वी को युवा पीढ़ी की जरूरत है, भावी नागरिकों की आवश्यकता है, जो धरती की लौ बुझती जा रही है, लो मतलब रोशनी होता है वैसे सामान्य अर्थ, लेकिन यहाँ पर जो अपनापन जो समाप्त हो जा रहा है, बुझ गई है मतलब लोग एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, एक दूसरे को देख के खुश नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है पृथ्वी पर सब कुछ समाप्त होता जा रहा है, सांप्रदायिकवाद बढ़ रहा है, तो जातिवाद बढ़ रहा है, ये स्वार्थपन, स्वार्थी हो रहे हैं लोग। तो बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। तो युवा पीढ़ी से का आह्वान कर रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं कि उठो और फिर से इस पृथ्वी को सींच दो, जो बुझ गई है लो, जो इसकी रोशनी जो बुझ गई है, जल उठो उसको जलाने के लिए, तुम जल उठो फिर सींचने को। जल उठो मतलब उठकर तैयार हो जाओ, फिर सींचने को, यहाँ से ईर्ष्या द्वेष का भाव मिटाकर लोगों में भाईचारे की भावना को जगाने के लिए तुम उठ जाओ, फिर से एक मशाल उठा लो पृथ्वी पर, अपनेपन की भावना जगाने की तुम कोशिश करो। यहाँ पर युवा पीढ़ी से आह्वान कर रहे हैं, वो पुकार रहे हैं उनको। देख लेते हैं शब्द अर्थ इसके। वेदना मतलब दर्द। पूरी कविता के फर्स्ट पैराग्राफ में निराला जी ने बताया कि मैं गीत के माध्यम से अपने वेदना, दर्द, व्यथा व्यक्त करना चाहता हूँ। ठग ठाकुर आया पूंजीपति वर्ग के लिए बेटा। पूंजीपति वर्ग, जमींदार वर्ग जो होता है, सामंतवादी जो होते हैं, उनके ऊपर पहले की अगर हम बात करें तो जो मजदूर वर्ग होता है, वो किसान वर्ग हो गया, मजदूर वर्ग, उनके ऊपर निर्भर होता था। तो अब वो ही उनको अपना मतलब सर्वस्व मानते थे कि उन्हीं से हमारा घर चल रहा है, वही हमारे पालन करता है। तो अब वही लोग उनको लूट रहे हैं, उनको ठग रहे हैं, तो उनको ठग ठाकुर का है। ठग मतलब ठगने वाले हैं, ठाकुर मतलब अपनों के वेश में ही उनको वो ठग रहे हैं। पूंजीपति वर्ग के लिए प्रयोग किया गया। कंठ मतलब गला, गला रूंध रहा है। काल मतलब मृत्यु, एक काल मतलब विनाश होता है, एक काल मतलब मृत्यु होता है। कविता में
काल का मतलब मृत्यु से है, अंतिम समय से है। पाथे मतलब सहारा संबल से है और पृथा मतलब धरती से। अब देखते हैं, इसमें आपको छोटी सी कविता है ये, बट बेटा महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। बोर्ड परीक्षा में इसकी सप्रसंग व्याख्या भी पूछी जाती है और इसमें से प्रश्न भी पूछ लेते हैं। तो देखते हैं, इसके कुछ गृह कार्य के लिए आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो देखते हैं। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। ये पंक्तियां कवि के मन में, ये पंक्तियां पढ़ रहा है कवि, पंक्तियां पढ़ रहा है, तो कवि कह रहा है कि कवि के मन में ये बात क्यों आई कि मेरा गला रूंधता जा रहा है, मेरा अंतिम समय आ गया। क्यों आई, उन्होंने क्या सोचा? क्योंकि जब वो संघर्ष, इसका आंसर आप कुछ इस तरह से लिखोगे कि संघर्ष करते करते वो थक चुके हैं, हार चुके हैं, क्योंकि संपूर्ण जीवन उनका संघर्ष में ही रहा। संघर्ष में क्यों रहा? इससे पहली कविता में हमने पढ़ा था क्यों रहा संघर्ष में। उनकी पत्नी मनोहरा देवी की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। सरोज उनकी पुत्री, वो भी युवावस्था में ही उनको छोड़ के चली गई, अपने हाथों से उनको उसका श्राद्ध करना पड़ रहा है। तो वो संघर्ष में जीवन, समाज से अलग थलग थे वो, ठीक है, क्योंकि वो दलित वर्ग के फेवर करते थे, तो लोगों ने उनको समाज से अलग थलग कर दिया था। वो कुलीन वर्ग के थे, तो समाज के जो बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, अपने आप को जो समाज का ठेकेदार मानते हैं, उन्होंने उनको अलग कर दिया। और आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रही थी, तो संघर्ष में जीवन रहा। तो वो कह रहे हैं कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। कवि के मन में ये बात क्यों आई? कि इसलिए आई ये बात उनके मन में कि संपूर्ण जीवन मेरा संपूर्ण जीवन संघर्ष में बीता। अब मैं हिम्मत हार चुका हूँ, थक चुका हूँ, और मेरा अंतिम समय जैसे जैसे पास आ रहा है, मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही। अर्थात मैं गीत गाने में भी समर्थ नहीं हूँ। अपने अंतिम समय को निकट देखकर उनके मन में यह बात आई। नेक्स्ट देखते हैं, ठग ठाकुरों से कवि का क्या तात्पर्य है? ठग ठाकुर से कवि का तात्पर्य पूंजीपति वर्ग से बेटा, जिसको वो अपना संबल और सहारा समझता था, उन्होंने ही उसको लुटेरे बनकर लूटा ठगों के रूप में। तो ठग ठाकुर से मतलब पूंजीपति या अमीर वर्ग से है। नेक्स्ट है, जल उठो फिर सींचने को, पंक्ति का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य में बेटा आप दो हेडिंग डालते हो, पहले आप भाव सौंदर्य लिखते हो, फिर आप शिल्प सौंदर्य लिखते हो। भाव सौंदर्य में आप पंक्ति का भाव लिखते हो, जैसे आप इसमें लिखेंगे आप जल उठो फिर सींचने को, आप भाव सौंदर्य हेडिंग डालेंगे और क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी युवा पीढ़ी को संबोधित करके कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी से, इस धरती से ईर्ष्या और द्वेष की भावना समाप्त करने के लिए उठ जाओ और फिर से यहाँ पर नव निर्माण करने के लिए तत्पर रहो। ये इसका हो गया भाव स्पष्ट, भाव सौंदर्य। अब नेक्स्ट हेडिंग जो आप डालते हैं वो आप डालते हैं शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में आप इसकी विशेषताएं लिखेंगे 3 से 4, जैसे इसमें वीर रस है, उनको प्रेरित कर रहा है, उठने के लिए प्रेरणा दे रहा है, ठीक है, वीर रस विद्यमान है। और इसकी जो पंक्तियां जो है सरल और सरस भाषा है पंक्तियों की, संगीतात्मक लयात्मकता ज्ञात्मकता से बंधी हुई है पंक्तियां, और इसमें प्रसाद व माधुर्य गुण विद्यमान है। ये आप 4.5 पॉइंट विशेष में लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यह कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति कैसे प्रदान करती है? यह कविता युवा पीढ़ी में और स्वयं में जो है जोश और उत्साह की भावना भरकर निराशा से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे आप। नेक्स्ट है, गीत गाने दो कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। अब गीत गाने दो कविता का प्रतिपाद्य मीन्स इसमें क्या जिक्र किया गया है, कहानी में क्या, कविता में क्या बताया गया है। तो बिल्कुल स्पष्ट है इसका प्रतिपाद्य कि गीत गाने दो कविता का प्रतिपाद्य कुछ इस प्रकार है कि इस कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपने संघर्ष में जीवन का वर्णन किया है और उन्होंने बताया है कि अब पूरी जिंदगी वो संघर्ष करके हार चुके हैं, अब उनमें और संघर्ष करने की हिम्मत नहीं है, वो थक चुके हैं और जीवन के अंतिम क्षणों में मानो वो गीत गाने योग्य भी नहीं रहे और वो गीत गा के अपनी वेदना
और दुख को लोगों के सामने प्रकट करना चाहते हैं, परंतु अब उनका कंठ रूंधता आ रहा है, गला रुक रहा है, वो गीत गाने या कविता पढ़ने में सुनाने में सक्षम नहीं है। एक तो ये पहले पैराग्राफ में ये बताया, दूसरे में उन्होंने क्या बताया कि और इसके साथ साथ कवि ने इस कविता के माध्यम से युवा पीढ़ी में उत्साह और जोश की भावना भरकर पृथ्वी का, धरती का नवनिर्माण करने का आह्वान किया है। तो ये इसका प्रतिपाद्य हो जाएगा। अब अगर आपको लगता है कि इससे अधिक जानकारी हमें और भी चाहिए इस कविता के बारे में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि mycbscguide.com पर जाएं, वहां देखें, आपको इस कविता से रिलेटेड वहां पे अच्छा स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप इसका अभ्यास करिए और जो आपको प्रश्न उत्तर बताए गए हैं उनको आप नोटबुक में नोट करिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।